Dear children, today we will discuss our very first poem of First Flight, class 10th, literature reader, Dust of Snow. Before reading very first poem, we should have to know about poetry. What is poetry? We will discuss here very first. What is poetry? We know that poetry is the emotion of man and nature. It is said by William Wordsworth. The very first definition of Matthew Arnold or Wordsworth or Coleridge said different types of definitions, gives different types of definitions. Very first definition is poetry is the criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Next definition is poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from recollections of intranquility. ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमको बताती हैं कि कविता भावनाओं का वो धारा प्रवाह बहाव है जिसमें कभी डूब करके कविताओं के उन छोटी छोटी पंक्तियों को पिरोता है और अंत में हमको वो पढ़ने में आनंददायक लगता है। इसलिए ट्रैंक्विलिटी शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है हमारी भावनाओं का धारा प्रवाह बहाव। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोएट्री, subjective poetry and objective poetry. In the subjective poetry, poet describes his personal views like ode, hymn, lyrics, elegy, etc. And in the objective poetry, poet describes his impersonal views like narrative poetry, descriptive poetry and all other पोएम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सब्जेक्टिव पोएट्री होती है उसमें पोएट अपने व्यक्तिगत विचारों को या भावनाओं को व्यक्त करता है और जो हमारी ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है उसमें पोएट अपने व्यक्तिगत विचारों को नहीं व्यक्त करता बल्कि अन्य सांसारिक भावनाओं को भी व्यक्त करता है। जैसे नैरेटिव पोएट्री होती है, मीन्स बड़े बड़े पोएम्स के एक जो संकलन होते हैं उनको हम इम्पर्सनल पोएट्री के अंतर्गत लाते हैं। तो पोएट्री के हमारे दो फॉर्म होते हैं, एक सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, दूसरा एक पर्सनल पोएट्री होती है और दूसरी इम्पर्सनल पोएट्री होती है। पर्सनल पोएट्री में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता है, पोएट अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता है और जो हमारी इम्पर्सनल होती है उसमें वो पर्सनल नहीं बल्कि सामाजिक भावनाओं को पिरोता है और उन्हीं भावनाओं से जुड़ी हुई तथ्यों को ही कविताओं के रूप में संकलित कर देता है और उस संकलन को ही हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। पोएट्री के बहुत सारे डिवाइस हैं जिनको कि हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, राइम स्कीम्स होती हैं। अब उनको हम इस पोएम को पढ़ने के बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस वेरी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि हमको पता है, एज वी नो दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। ही कंपोज्ड मेनी पोएम्स लाइक डस्ट ऑफ स्नो एंड ऑल अदर पोएम्स एंड ही इज नोन एज द मॉडर्न पोएट। ये मॉडर्न पोएट के अंतर्गत आते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बहुत सारी पोएम्स हैं। उन पोएम के संकलन में सबसे पहली छोटी पोएम मीन्स जिसको शॉर्टेस्ट पोएम कहा जाता है वो पोएम हमारे 10th के कोर्स में CBSE ने पब्लिश किया है।
तो वो हमारी पहली कविता है डस्ट ऑफ स्नो। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग डस्ट ऑफ स्नो। वेरी फर्स्ट स्टैंजा, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Second stanza is, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Let's start reading very difficult words of this poem. Very first stanza, very difficult word, hemlock tree. Hemlock tree means a poisonous tree, a poisonous herb. एक विषैला पेड़, विष से पूरी तरह से लसा हुआ पेड़, जिसको कि हम बोलते हैं, जिसको विषैली झाड़ी बोलते हैं, जिसको कि हम हेमलॉक मीन्स, जैसे हमारे जैसे ग्रामीण अंचल में आप देखते होंगे धतूरे का पेड़ आता है, मंदार का पेड़ आता है जिसको मंदार बोलते हैं। तो हेमलॉक मीन्स मंदार होता है, जिसका एक बूंद भी अगर पड़ जाए हमारे शरीर के ऊपर तो निश्चित रूप में वो जला देता है। तो हेमलॉक मीन्स हेमलॉक पॉइजनस ट्री, एक विषैला पेड़। शूक, शूक मीन्स मूव फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। मीन्स शूक मीन्स हिलाना, अप एंड डाउन, हिलाना या झाड़ना। शूक अप मीन्स होता है झाड़ना या हिलाना, वन साइड टू अनदर साइड। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरह से कौवे ने धतूरे पर से मेरे ऊपर बर्फ की धूल झड़काई, बर्फ की धूल को झाड़ा। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। उसने हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मूड को बदल दिया, उसने मेरी अवस्था को बदल दिया, उसने मेरी भावनाओं को बदल दिया। एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, उस दिन को, एक हिस्से को मैंने बचा लिया जिसके बारे में मैं पश्चाताप कर चुका था। मीन्स इन द वेरी फर्स्ट पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स पोएट्स पर्सनल व्यूज एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट एज अ क्रो शूक डाउन all the snows from the hemlock tree, we have changed or they changed or it changed my mood, and I have saved many things which was preserved by me in my heart, and from that day we have collected or I have saved many more things which was very unconsciousness for me. मीन्स जिस तरह से कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठ करके मैं जिसके नीचे बैठा हुआ था उसके पूरे उस पर पड़ी हुई पूरी ओस की बूंद जैसे ओले को हमारे ऊपर झटका दिया, हमारे ऊपर छिटक दिया, हमारे ऊपर गिरा दिया, उससे तो मेरी पूरी भावनाएं ही बदल दिया, मेरी भावनाएं बदल गई। और उस दिन को, जिस दिन को हमने एक हिस्से के रूप में, एक पार्ट विच आई हैव सेव्ड ए पार्ट इन माई लाइफ, जिसको मैंने अपने जीवन में सुरक्षित बचा करके रखा था, उसने अब मैं निश्चित रूप में जिसके बारे में मैं कभी भी पश्चाताप कर चुका था, विच वाज शेप्ड बाई मी एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड एंड हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरी भावनाओं को बदल दिया, जिसने मेरे पूरे विचारों को बदल दिया। मैं जिस हेमलॉक ट्री के नीचे
मैं जिस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक एक कौवा आया और उस कौवे ने पूरी झाड़ी को हिला दिया। उस झाड़ी पर पड़ने वाली सारी ओस जैसी बूंदें, सारे धूल के कण निश्चित रूप में हमारे ऊपर गिरा दिया। उस समय अचानक उसने मेरे मूड को बदल दिया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि निश्चित रूप में ऐसे ही कुछ ना कुछ विसंगतियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और उनके सारी भावनाओं को बदल देती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइस, मीन्स वेरी फर्स्ट राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. As we know that by the pronunciation, last words pronunciation of the words, we choose the rhyme scheme of the poem. Crow, me, snow, tree. Same rhyme, crow, A. Me, the different rhyme, B. Snow, like the rhyme of crow, means A. And tree, like the rhyme of me, B. Means in the very first stanza, the rhyme scheme of this stanza is AB, AB. And next stanza, heart, mood, part, root. They are all lines are also the same rhyme scheme as the very first stanza. जैसे पहली स्टेंजा की राइम स्कीम है, दूसरी स्टेंजा के भी वही राइम स्कीम है, ए बी ए बी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू दिस पोएम। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? धूल के या स्नो बर्फ के वो धूल के कण क्या हैं? What does the poet say has changed his mood? कवि का मूड किसने बदल दिया? How has the poet's mood changed? और कवि का मूड कैसे बदल दिया? कवि का मूड मीन्स डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कवि का मूड किसने बदल दिया, और फिर कवि का मूड कैसे बदल गया? प्लीज डिस्क्राइब। इट्स आंसर इज the dust of snow is the dust which has been created by a crow when it shook on an ice laden with snow. मीन्स जब कौवे ने पॉइजनस ट्री के ऊपर आया, कौवे ने पॉइजनस ट्री को हिला दिया तो डस्ट ऑफ स्नो नीचे झड़का दिया, झटक दिया, गिरा दिया, तो पोएट के मूड ने उसने पोएट के पूरे मूड को उसने बदल दिया। मीन्स इट इज चेंज द पोएट्स मूड, और इसी ने पोएट के मूड को बदल दिया। एंड लास्ट, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? पोएट का मूड कैसे बदल गया? एंड ही बिकेम एंग्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उनका मूड ऐसे बदल गया कि पूरा दिन वो नाराज ही दिखे। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कवि को नेचर को, प्रकृति को किस तरह से प्रेजेंट किया है इस पोएम में? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। इस पोएम को पढ़ने के बाद निम्न प्रश्नों का उत्तर पाने में ये आपकी सहायता करेगा। जैसे व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम? And do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? वो कौन सी पक्षी है जिसके बारे में कवि वर्णन करता है, जिनका जिक्र प्रायः कविताओं में रॉबर्ट फ्रॉस्ट करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि एक कौवा प्रायः कविताओं में आया करता है? क्या आप एक कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीर आती है? Means birds usually mentioned in the poem are nightingale, cuckoo, sparrows, etc. Crow is rarely mentioned in the poems. बहुत सारी पक्षियों का तो नाम आता है, लेकिन कौवे का नाम रेयर ही आता है। तो इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में कौवे का जिक्र किया है पोएट ने। तो इट रिमाइंड्स अस
ऑफ इट्स हार्स वॉइस एंड ब्लैक कलर्स। ये हमको अपने कठिन कड़ी आवाज़ को और अपने काले कलर को दर्शाता है। क्योंकि अन्य जितनी भी चिड़िया होती हैं वो उनकी आवाज़ बहुत शार्प होती है, चर्पिंग करती हैं, लेकिन कौवे की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और कौवे का रंग भी काला ही है। What do the crow and hemlock represent? joy or sorrow? कौवा और हेमलॉक, धतूरा और कौवा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? और ये आनंद और दुख की अनुभूति करते हैं। बर्फ़ की धूल जिसे कौवा हेमलॉक के पेड़ से गिरा देता है, और वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? हियर क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय। यहाँ पर कौवा और हेमलॉक ये दोनों आनंद को की अनुभूति कराते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय। धूल के कण जो होते हैं वो जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, आनंद को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट नेचर शॉवर्स, जिसको कि प्रकृति एक बौछार के रूप में हमको प्रदान करती है। मीन्स हियर क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय, द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय दैट नेचर शोवर्स। What is the rhyme scheme of this poem? The rhyme scheme of this poem is AB AB. The rhyme scheme of this poem is AB AB. Crow me, snow tree, as heart mood, part root. Means in the very first stanza, the rhyme scheme of this poem is AB AB, and next stanza the rhyme scheme of this poem is heart B, mood C, part B, and root D. Means AB AB CD CD। क्योंकि 8 लाइन की ये जो कविता है ये ऑक्टेव कहा जाता है। मीन्स सोनेट इज ए मेट्रिकल कंपोजिशन ऑफ 14 लाइन। सोनेट हमारी 14 लाइन की एक कविता होती है जिसमें 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। तो ये 8 लाइन की कविता है, ये ऑक्टेव है, जिसको ऑक्टेवियन सोनेट बोला जाता है, जिसको कभी कभी लोग इंग्लिश सोनेट भी बोल देते हैं या शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल देते हैं। तो इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी, और दूसरे स्टेंजा में राइम स्कीम बदल जाती है, उसके लय बदल जाते हैं। जैसे उसमें है, पहले में है क्रो, दूसरे में है मी, तो क्रो का ए हो गया और मी का बी हो गया। फिर जैसे क्रो है वैसे उसी तरह से स्नो भी है, सेम राइम है, तो ये हुआ। और ट्री जैसे मी है वैसे ट्री है, इसलिए वो बी हो गया। तो पहले स्टेंजा का जो राइम स्कीम है वो है ए बी, और दूसरी स्टेंजा का जो राइम है वो एकदम पूरी तरह से बदल गई है। जैसे हार्ट है तो ये सी हो गया, और मूड है डी हो गया। जैसे हार्ट है वैसे पार्ट है तो वो भी सी हो गया, जैसे मूड है वैसे रूड है, इस तरह से ये भी डी हो गया, तो सी डी हो गया। तो राइम स्कीम पोएम की क्या हो गई? ए बी सी डी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।